नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको यूपीएससी के जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उस पढ़ने के बाद उसकी हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि भैया इसी प्रकार से यूपीएससी में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको डेली आना है, डेली अपने करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है किसके रिगार्डिंग, रवांडा के रिगार्डिंग। चलिए, क्या है रवांडा के रिगार्डिंग, तो रवांडा इज अ लैंड लॉक कंट्री। क्या ये बात सही है? दूसरा है एन इक्वेटर पासिस थ्रू इट इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, और तीसरा रवांडा इज बॉर्डर्ड बाय युगांडा, तांजानिया, बुरुंडी और केन्या। मतलब कि यह इनके आसपास इन सारे कंट्रीज की बॉर्डर लगती है। अब देखिए रवांडा करंट में क्यों है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में अभी एक 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। ठीक है, अब रवांडा में भी ऐसा एक प्रावधान है कि भैया यहाँ पे कुछ भी हो जाए, किसी एक जेंडर का 66% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग रवांडा एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो हमने रवांडा के ऊपर ही यह क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें से आपको बताना है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कितने सेंटेंस सही है यह बताना है। ठीक है, चलिए पहला तो रवांडा लैंडलॉक कंट्री है, बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है। दूसरा एन इक्वेटर पासिस थ्रू इट इन द ग्रेट रिपब्लिक, नहीं, इक्वेटर यहाँ से पास नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और इस इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है कौन, रवांडा। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हुआ। तीसरा रवांडा इज बॉर्डर बाय युगांडा, तांजानिया, बुरुंडी और केन्या। देखिए यहाँ पे केन्या देख के ही आपको पता चल जाएगा कि भैया केन्या तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। चलिए, तो कितने सही है, सिर्फ एक, यानी कि ओनली वन इज करेक्ट सेंटेंस। देखिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि अभी क्या हुआ है कि न्यूज़ में था कौन, किसकी वजह से, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल हमारे पार्लियामेंट में पास होने की वजह से। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग रवांडा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह एक लैंडलॉक कंट्री है और यह फ्यू डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर चल रहा है। ठीक है, एक और चीज़, उसके बॉर्डरिंग कंट्री अगर देखें तो युगांडा, तांजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में रवांडा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रवांडा है, उसके आसपास है बुरुंडी, बुरुंडी के बाद तंजानिया, तंजानिया के बाद आप देखोगे तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलिए एक और एमसीक्यू आपको एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है क्या यह लैंडलॉक है क्या? ठीक है, यह बताना है। देखिए केन्या की बात कर रहे थे तो केन्या तो बहुत दूर है, तो केन्या हमारा आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, यह है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतना इलाका जो हम रेड कर रहे हैं उतना इलाका का ये पूरा मैप दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फिर से एक बात बता रहा हूँ, G20 में जो हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है उसकी वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा यह न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो आपको अफ्रीका के लैंडलॉक यानी कि पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मैप के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। सर जी G20 की बात किया और क्वेश्चन भी G20 पे लेके आए। देखिए क्या है, सबको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो सबको पता है सर जी G20 पे। लेकिन चलिए मान लीजिए आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि भैया बताइए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन जो था इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, या फिर कौन सी फील्ड में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इन डिक्लेरेशन में हम लोगों ने क्या क्या साइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने मेनली 9 चीज़ पे यहाँ पे ज़्यादा ही ध्यान दिया हुआ है। उनमें से पहला है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs।
उसके बाद है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, उसके बाद है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जेंडर इक्वालिटी की भी बात किया हुआ है हमने, जिसमें वुमन और गर्ल्स को क्या करना है, एम्पावर करना है। फाइनेंशियल सेक्टर में इश्यूज को सॉल्व करना है, काउंटर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के सामने भी हमें लड़ाई लड़नी है, और इस पूरी दुनिया को कैसा करना है, मोर इंक्लूसिव करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा मेनली फोकस था क्या, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। चलिए चलते हैं आगे। Consider the following statement: the orders issued by the delimitation commission become final and cannot be challenged in court। चलिए सर जी, डीलिमिटेशन क्यों न्यूज़ में आया? तो भैया इस क्वेश्चन पूछने के पीछे हमारा जो कंटेक्ट है वो कंटेक्ट क्या है कि भैया आपको 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी हमारी पार्लियामेंट ने लाए हैं वो 2014 लोकसभा सीट में लागू होगा नहीं, इस इलेक्शन में यह लागू नहीं होने वाला है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि यह लागू होगा 2029 के। क्यों? क्योंकि 2026 में क्या होना जा रहा है, हमारा जो डीलिमिटेशन है उसकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके बाद हमारा 545 का जो सीट का रेशियो है यह बढ़ के हम 552 भी कर दें, या फिर हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि 700 प्लस लोकसभा सीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब 552 या फिर 545 सीट थी उस टाइम पे हमारे देश की पॉपुलेशन अगर हम देखने जाए तो करीब करीब 35 करोड़ थी, जो कि बढ़ के अब कितना हो गई है, 140 करोड़ के आसपास हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारे रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमारा ये बात करंट में थी, तो हमने उसी के ऊपर एक एमसीक्यू फ्रेम किया हुआ है। चलिए, क्या है, डीलिमिटेशन बिकम फाइनल और कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट को लाना है। ठीक है, और ऐसा हमने 1951 में भी किया, 1961 में भी किया, 1971 में भी किया, लेकिन उसके बाद 1976 में हमने क्या किया, 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने 2001 में भी इसको फ्रीज कर दिया, कब तक, 2026 तक। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1947, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि 1947 नहीं आएगा, उसके बदले आएगा कौन सा, 1952 आएगा। ठीक है, तो तीसरा गलत है। हमें पूछा है करेक्ट, तो ऑप्शन बी यानी कि 2 ओनली आर करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, चलिए, जो मैंने आपको सारी चीज़ बताई वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसका नाम याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पूछा जा सकता है क्या नाम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, देखिए अगर हम एमसीक्यू बनाने जाए तो एक ही टॉपिक्स में से कई सारे एमसीक्यू बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहता है, यह मोटिव मेन यह रहता है कि आपको उस टॉपिक में से कहीं से भी अगर एमसीक्यू पूछ ले तो बना देते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम एक और रिफॉर्म्स लेने जा रहे हैं। देखिए अभी हमारे पीवाईक्यूज में 2018 खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 2018 खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पीवाईक्यूज का डिस्कशन बंद करेंगे, और उसके बदले हम डेली 5 के बदले 7 एमसीक्यू लेने की सोच रहे हैं। जो डेली 7 एमसीक्यू लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे वीडियो की लेंथ 15 मिनट के आसपास होगी। साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज मेन थे यह हमने 2018 तक के सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनपीएस प्रोमिसेस एन एश्योर्ड और डिफाइंड बेनिफिट टू द रिटायरी। दूसरा सेंटेंस, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर जी यहाँ पे एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि आप देने जा रहे हो भारत की सबसे ज़्यादा टफेस्ट मानी जाने वाली एग्ज़ाम, तो आपको उतना तो नॉलेज पता होगा कि भैया एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है।
ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी आरबीआई ने सब लोगों को बताया है कि भैया थोड़ा देख के चलो, आपकी फिजिकल कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप वादे कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आप वादे करके आएंगे कि हम ओपीएस लेके आएंगे और रिप्लेस करेंगे कि इनको एनपीएस को, तो उससे आपकी फिजिकल कंसोलिडेशन बढ़ाना पड़ेगा। इससे आपका फिजिकल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है एनपीएस जो है ये डिफाइन करता है बेनिफिट और रिटायरी को किसके लिए एश्योर करता है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ थी यह थी हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम में, ना कि न्यू पेंशन सिस्टम में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। फिलहाल के तौर में हम देखने जाए तो ये चीज़ हमें सही लग रही है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चीज़ गलत है। कौन है इसका? PFRDA, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। पहला तीसरा गलत है। कितना सही है? तो भैया सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट वाला, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देख लेते हैं तो क्या हुआ, आरबीआई ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, उनमें बताया कि भैया ये मेजर स्टेप बैकवर्ड होगा रिगार्डिंग मैनेजिंग फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। किसके बात कर रहा है? जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यही होती है डिफाइंड बेनिफिट टू द रिटायरी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में पूरा आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है, आपके रिस्क के ऊपर है कि भैया आपको कितने प्रतिशत पेंशन मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपको एश्योर नहीं किया जाता। एक और चीज़ आपको बता दूं कि यह जो रेगुलेट कर रहा है PFRD है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, विंड्स पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। देखिए क्या हुआ, फिलहाल इस पोर्टल को क्या किया गया है? इनोग्रेट किया हुआ है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी इसको काम चालू कर दिया हुआ है। किन्होंने किया है? तो यही तो एमसीक्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, अर्थ साइंस ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, या फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। चलिए, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, अभी हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है किसान ऋण पोर्टल और साथ साथ वेदर विंड्स मैन्युअल। तो ये जो विंड्स पोर्टल है यह पोर्टल का फुल फॉर्म होगा वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया हुआ है और जिनमें क्या होगा, इनमें होगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वेदर के अवेलेबिलिटी की हो, और उससे क्या होगा कि एम्पावर्ड डिसीजन मेकर्स, फार्मर्स और स्टेक होल्डर ग्रास रूट लेवल पे अपना जो काम है वो एक दूसरे के साथ मिलके कर सकेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे किसानों की आय दुगनी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए एक और एमसीक्यू बताइए कि वह कौन सी कमिटी थी कि जो बोल रहे थे कि भैया हमें खेडूतों की आय को क्या करना है, डबल करना है। चलिए बताइए कौन थे? ये थे हमारे करंट वाला सेक्शन। चलते हैं किसकी ओर? जी हाँ, 2018 के यूपीएससी PYQs की ओर। चलिए पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। भैया लीगल टेंडर मनी किसको कहा जाता है? पहला, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of the legal cases. दूसरा, the money which a creditor is under compulsions to accept the in settlement of his claims. और तीसरा, the bank money in the form of check, draft bill, exchange etc. चौथा, द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। तो देखिए जो लीगल टेंडर होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए दो प्रकार के मनी आपको यूपीएससी की इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा। एक होगा आपका फियाट मनी और एक होगा आपका लीगल मनी, ठीक है। फियाट मनी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी ने उसको क्या किया होता है, सैंक्शन किया होता है और उन्होंने उसको पब्लिश किया होता है। और एक और आती है लीगल का मतलब आप उसको लेने के लिए कैसे किया जाते हो, आपको बाध्य किया जाता है कि आपको इसको लेना ही लेना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक 10 रुपये का सिक्का है और अगर कोई आपके नज़दीक की दुकान वाला ऐसा कहता है कि भैया 10 रुपये का सिक्का मैं नहीं लूँगा, तो आप
उसके खिलाफ केस कर सकते हो। वो बंदा कानूनी तौर पे हमारी कंट्री के टेंडर को लीगल टेंडर मानने से मना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या कहता है? द मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, आपने किसी को अगर मान लीजिए कुछ पैसा दिया है और आपको वो पैसा वापस लौटाना चाह रहा है, तो आपको उस लीगल टेंडर मनी के ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया? चलिए, बहुत सा आसान सा सवाल है, बताइए क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन लिंक करते हैं सारे एटीएम को? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI कर रहा है, या फिर RBI खुद कर रहा है? तो कौन आएगा आंसर? आंसर आएगा ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सर जी कितना बड़ा MCQ डाला है। अरे भैया हमने नहीं डाला है, ये क्वेश्चन 2018 में UPSC ने ही पूछा था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं शांति से। ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादा आसान होते हैं, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा देखते हैं और बाद में तीसरा देखते हैं। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी कि FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40 for the central government and 20 for the state government. क्या FRBM ने ऐसा कहा था कि भैया आप लोग ना अपना जो भी उधार है ये 60 तक सीमित रखो, उसमें 40 होगा सेंट्रल का और 20 होगा स्टेट का। दूसरा सेंटेंस, The central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to debt of 49% GDP of the state government. तीसरा, as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if former owes any outstanding liabilities to the latter. देखिए, अब आज के तौर में मैं एक बात बताऊँ ना आपको, 2023 में, तो 2023 में क्या हुआ कि अभी ना श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि श्रीलंका के ऊपर कर्जा बढ़ गया था, और आज के समय में हम देखने जाएं तो हमारे बहुत सारे स्टेट के ऊपर भी इतना कर्जा है कि वह श्रीलंका के जितना हो गया है। लेकिन अगर श्रीलंका चाहे तो मार्केट से लोन बिंदास ले सकता है, लेकिन हमारे स्टेट लोन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट फेल जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? सेंट्रल के ऊपर आ जाएगी। तो इसी के लिए क्या किया जाता है कि स्टेट को फर्दर लोन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा कहाँ पे नहीं है? तो सिर्फ ए में ही नहीं है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 21% GDP है हमारे डोमेस्टिक लायबिलिटीज में, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी फिजिकल डेफिसिट हम फिलअप करते हैं वह कैसा होता है? यह होता है डेब्ट के थ्रू, और यह डेब्ट हमारे इंडियन मार्केट में ही सबसे ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। चलिए दूसरा गलत है, तो बी भी कटा और डी भी कटा, तो हमें मिल गया आंसर हमारा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली, क्योंकि हमें पूछा है क्या? करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, चलिए यह था 2018 में, और उससे पहले साल में आया था GST मतलब 101 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यह बहुत न्यूज़ में था, तो आपको पूछ लिया था। अब आने वाले टाइम में ऐसा पूछने की संभावना बहुत ही 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब ना के बराबर है कि ऐसा कोई आपको MCQ पूछा जाए। यहाँ पे क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि भैया ये जो 4 आइटम हैं उनमें से किन के ऊपर GST नहीं लगता है। तो फीस जो प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर GST लगता है, बाकी के ऊपर नहीं लगता है। तो इसी वजह से ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 4 ओनली हमारा सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिगार्डिंग मनी बिल। चलिए मनी बिल के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भैया नॉट करेक्ट बताना है, याद रखना। ठीक है, चलिए, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोजिंग, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, टैक्स के ऊपर आपको ऐसा कुछ करना हो तो इसी के लिए आप मनी बिल लेके आते हो। दूसरा,
मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तीसरा, द मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और चौथा, द मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, 4 सेंटेंस पढ़ने से आपको जो आंसर है वह आंसर खुद ही में आपने रिप्लेस करके बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा मनी बिल होता है, यह मनी बिल किसके लिए होता है कि भैया हमें कोई टैक्स नया लाना है या हमें ज़्यादा टैक्स लेना है। ठीक है। तो ये जो टैक्स वाली सिस्टम है, यह टैक्स वाली सिस्टम हमारे तिजोरी में लगेंगी, ट्रेजर्स में होगी। ठीक है। तो हमारे पास कितनी प्रकार की तिजोरियां हैं? तो 3 प्रकार की तिजोरियां हैं। कौन सी? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया है उसी में से हमें पैसा निकालना है, तो हमें पार्लियामेंट की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। पब्लिक अकाउंट में नहीं चाहिए। और कंसोलिडेशन फंड तो किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है। तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में पैसा निकालने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? मनी बिल लाना पड़ेगा। अंडर विच आर्टिकल? 110। क्यों? ये मनी का MO हो गया। ठीक है। तो ये आर्टिकल के रिगार्डिंग हमें सही आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। मतलब कि ये चीज़ कैसी है? सही नहीं है कि भैया जो बिल है ये अप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं, कंटिजेंसी फंड नहीं, कंसोलिडेशन फंड ऑफ आएगा। ठीक है। तो तीसरा वाला जो है ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। चलिए, ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन और PYQs। ठीक है। अब आने वाले टाइम में फिर से मिलेंगे, लेकिन आपको करना है हमें सपोर्ट, इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपना जो भी स्कोर बन रहा है उसको कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। चलिए, थैंक यू।